जय जवाहर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सारथी ट्यूटोरियल्स। आज हम छत्तीसगढ़ के मध्यकाल के अंतर्गत फणी नागवंश देखेंगे। अब तक हमने पूरा जो हमारा एंशियंट छत्तीसगढ़ था वो कंप्लीट कर लिया। मध्यकाल के अंतर्गत हमने शुरू किया था अपना कलचुरी राजवंश से। कलचुरी राजवंश के बाद मध्यकाल के अंतर्गत ही आपका कांकेर का सोमवंश आता है ना। तो कांकेर का सोमवंश भी जब हम सोमवंश देख रहे थे तो जो चारों शाखाएं थी सोमवंश की वो पूरा कंप्लीट स्ट्रेच में देख लिए थे। तो मध्यकाल के अंतर्गत हमने कलचुरी राजवंश पूरा देख लिया, आपका रतनपुर का रायपुर का दोनों का देख लिया। उसके बाद हमारा कवर ये कांकेर का हमारा सोमवंश है वो कंप्लीट हो चुका है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे फणी नागवंश। फणी नागवंश कवर्धा क्षेत्र में शासन करेगा। इसका ही समकालीन एक और नागवंश होगा छिंदक नागवंश, जो कि बस्तर क्षेत्र में शासन करेगा। बस्तर क्षेत्र के छिंदक नागवंश को अपदस्थ करके फिर काकती वंश ये आपका मध्यकाल के अंतर्गत चलेगा। काकती वंश आपका मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत भी आ जाता है। फिलहाल हम देखेंगे फणी नागवंश। तो चलिए शुरू करते हैं फणी नागवंश। फणी नागवंश, फणी नागवंश से में जुड़ा हुआ है आपका नाग, है ना। तो ये नाग वंश से संबंधित थे। ये इस वंश के उत्पत्ति सिद्धांत, इस वंश के आराध्य देव इत्यादि में देखने मिलता है। जैसे नागदेव, नागदेव से सीधे आपको रिलेट करते हो भगवान शंकर से, तो ये भगवान शंकर के उपासक थे, है ना। ये हो गया। अब फणी नागवंश मूल रूप से किस क्षेत्र में शासन किए, उनका कालखंड का क्या था। तो जो छत्तीसगढ़ के उत्तर पश्चिम में मैकल पर्वत श्रृंखला है, यानी कि कबीरधाम जिला, ये देखेंगे आप मैकल पर्वत श्रृंखला, ये पूरा आपका पर्वत श्रृंखला है। तो इसी मैकल पर्वत श्रृंखला में फणी नागवंश ने शासन किया। और जो कालखंड था वो 11वीं से लेकर 14वीं शताब्दी तक, 11वीं से लेकर 14वीं शताब्दी तक मैकल पर्वत श्रृंखला कबीरधाम कवर्धा जिले के क्षेत्र में आपका फणी नागवंश ने शासन किया। ओके। इस वंश के शासक किस धर्म के उपासक थे। तो जैसा कि मैंने नाग से एसोसिएट करके चलो, नाग किस देवता का है, आपका शंकर भगवान का, तो ये शैव धर्म के उपासक हुए। फणी नागवंश की स्थापना किसने की, इस वंश के आदि पुरुष कौन हुए। तो इस वंश के नाग ही एक फेमस एक सांप है अहिराज, है ना। बैंडेड करके होता है आपका, येलो और ब्लैक का स्ट्राइप स्ट्राइप वाला सांप रहता है, तो वही अहिराज। अहिराज इस वंश के संस्थापक थे या आदि पुरुष थे। ये देख लिए, ये अहिराज हैं, इस वंश के संस्थापक हैं। ओके। इस वंश के अंतिम शासक मिलेंगे हमको मोनिंग देव। मोनिंग देव को जो रायपुर कलचुरी वंश के शासक थे रामचंद्र देव, वो पराजित करेंगे और यहां पे फिर आपका फणी नागवंश समाप्त हो जाएगा। हो गया। उसके बाद हम देखेंगे कि इस फणी नागवंश के संबंध में हमको जानकारी कहां कहां से प्राप्त होती है। तो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो इसके प्राप्त होती है इस वंश का, वो सबसे महत्वपूर्ण उसमें है आपका मड़वा महल। उसके अतिरिक्त आपको मिलेगा वही मड़वा महल प्रांगण से आपका सती अभिलेख प्राप्त हुआ है, सती स्तंभ अभिलेख। उसके बाद आपका पुजारी पाल अभिलेख है, जिसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे कि ये पुजारी पाल अभिलेख रायगढ़ से प्राप्त हुआ है। इसमें गोपाल देव का उल्लेख तो है, किंतु वो वही गोपाल देव फणी नागवंश वाले हैं या कोई और हैं, इसके संबंध में इतिहासकारों और पुरातत्ववेत्ताओं में मतभेद की स्थिति है। उसके बाद एक पचराही, पचराही बहुत इंपॉर्टेंट है। पचराही आपका कबीरधाम जिले में ही स्थित है। पचराही से कुछ पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं जो कि फणी नागवंशी से संबंधित हैं। तो फड़ा आपके पचराही से जो पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं उनसे भी फणी नागवंश की जानकारी प्राप्त होती है। और आपका ये छपरी प्रतिमा लेख, वही आपका मड़वा महल प्रांगण से एक प्रतिमा है, वहां से ये छपरी प्रतिमा लेख प्राप्त होगा आपका। ये हो गया। अब देखेंगे हम लोग कि ये वंश समकालीन किसका था। ठीक है। मैंने बताया कि उत्तर में कवर्धा क्षेत्र में आपका हो गया फणी नागवंश, दक्षिण में हो गया आपका छिंदक नागवंश, और बीच क्षेत्र में अगर मैं चलो आपको एक वो करके चलूं, सॉरी ये QR, ठीक है। अगर मैं पूरा एक छत्तीसगढ़ का आपको ऐसे इस तरीके से एक रफ बना के चलूं, ठीक है, ये हो गया। तो इस क्षेत्र में कवर्धा क्षेत्र में आपका फणी नागवंश हो गया।
बस्तर क्षेत्र में छिंदक नागवंश हो गया, और बीच के इस पूरे एरिया में आपका कलचुरी राजवंश शासन करेगा। तो कलचुरी राजवंश, छिंदक नागवंश और फणी नागवंश, ये तीनों राजवंश समकालीन थे। हुआ क्या था आपका, जो फणी नागवंश है इसको कलचुरियों का मंडलाधिपति कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? फणी नागवंश के शासक जो गोपाल देव होंगे वो कलचुरी शासक पृथ्वी देव प्रथम की अधिसत्ता स्वीकार कर लेंगे। और कलचुरियों के टाइम पे वही होता था, जो अधिसत्ता स्वीकार कर लेते उसको कलचुरियों का मांडलिक कहते थे। इसीलिए फणी नागवंशियों को कलचुरियों का मंडलाधिपति या मांडलिक कहा जाता है। एकदम ध्यान रखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब एक एक करके शुरू करते हैं हम कि इनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई। तो फणी नागवंश की उत्पत्ति के जो प्रमाण प्राप्त हुए हैं वो हमको मड़वा महल अभिलेख है उसमें पूरा लिखा हुआ है। मड़वा महल अभिलेख जो है ये रामचंद्र देव द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था। उसी में से इस वंश के उत्पत्ति के एक पूरी पूरी कथा मिलती है। जो आपका जो इसमें ये लिखा हुआ है कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, आपका कवर्धा के ऊपर अमरकंटक के एरिया से नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है, और पूरी विंध्याचल पहाड़ी है आपका। तो नर्मदा नदी के दक्षिण में विंध्याचल पहाड़ी का भाग मैकल पर्वत श्रृंखला में, उसमें एक ऋषि रहते थे आपके जातकर्ण। इन ऋषि की एक पुत्री थी आपकी मिथिला। जातकर्ण नामक एक ऋषि हुए, ये देखिए जातकर्ण नामक एक ऋषि हुए, उनकी पुत्री थी मिथिला जो कि रूपवती थी और 14 गुणों से युक्त थी। आपके जातकर्ण जी ने उनको शिक्षित किया था, बहुत ही सौंदर्यवान थी मिथिला। तो उसके बाद जो होते हैं आपके सर्पलोक या नागलोक के जो राजा होते हैं अहि, ये उनके रूप से मोहित हो जाते हैं, दोनों में प्रेम हो जाता है और उनका विवाह होता है। ये देखिए पूरा, ये ऋषि जातकर्ण हो गए, उनकी पुत्री हो गई मिथिला, ये नागलोक या सर्पलोक के राजा अहि, अहि है ना ये अहि, ठीक है अहि। तो दोनों का विवाह हुआ, दोनों के विवाह से उनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है अहिराज। ठीक है, तो यही अहिराज जो है फणी नागवंश की स्थापना करते हैं। चूंकि अहिराज के पिता अहि थे और माता मिथिला थी, इसीलिए फणी नागवंश को अहि मिथिला वंश भी कहा जाता है। अगर आपसे पेपर में पूछेगा तो ये ध्यान रखिएगा, ये स्टोरी है इनकी कि अहि और मिथिला से इस वंश की उत्पत्ति होती है, जिसका उनका पुत्र कौन होता है, अहिराज, जो कि फणी नागवंश की स्थापना करता है। चलिए आगे देखते हैं। ये कंप्लीट पूरी एक्चुअल में क्या है, पूरा मड़वा महल अभिलेख का अध्ययन अलग अलग आपके पुरातत्ववेत्ताओं ने किया है। बालचंद्र जी ने इसका पूरा अध्ययन किया था, पूरा ये उल्लेख आपको मिलेगा, देख सकते हैं इसको, लेकिन बहुत डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। इस वंश की वंशावली कहाँ से प्राप्त होती है, तो मड़वा महल अभिलेख से ही हमको वंशावली प्राप्त होती है। वंशावली में कितने शासकों का उल्लेख है, मड़वा महल अभिलेख में फणी नागवंश के 24 शासकों का उल्लेख प्राप्त होता है। 24 शासकों का ध्यान रखना, 24 शासक कहां से लेके, अहिराज जो कि इस वंश के संस्थापक और आदि पुरुष हैं, वहां से लेके रामचंद्र देव तक हमको उल्लेख प्राप्त होता है मड़वा महल से। यही रामचंद्र ने मड़वा महल जो अभिलेख है वो उत्कीर्ण करवाया था। तो 24 आपके पूरे शासकों का उल्लेख यहां पे आपको मिलेगा। जो 25वें शासक हैं मोनिंग देव, इनका उल्लेख आपके मड़वा महल अभिलेख में नहीं था, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज हो सकते हैं। अहिराज से लेके रामचंद्र देव तक 24 शासकों का उल्लेख मिलेगा मड़वा महल अभिलेख में। पूरे 24 शासकों का नाम एकदम याद करना मुश्किल है, फिर भी एक ब्रीफली एक बार पढ़ते चलते हैं, फिर कौन कौन इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। जैसे पहले हुए अहिराज जो कि आदि पुरुष और संस्थापक हुए, फिर हुई राजल्ला, फिर धरणीधर, फिर महिमदेव, फिर सर्ववंदन। उसके बाद 6वें शासक होते हैं आपके गोपाल देव, ये इंपॉर्टेंट है, भोरम देव मंदिर का निर्माण कराएंगे और पृथ्वीदेव प्रथम की अधिसत्ता भी स्वीकार करेंगे। फिर आते हैं नल देव, फिर भुवनपाल देव, फिर आपके कीर्तिपाल।
चूंकि कीर्तिपाल का कोई पुत्र नहीं होता है, इसलिए उनके भाई जयत्रपाल अगले शासक बनते हैं। भुवनपाल के दो पुत्र होते हैं, कीर्तिपाल और जयपाल। कीर्तिपाल के कोई पुत्र नहीं होता है, इसलिए उसके भाई जयत्रपाल अगले शासक बनते हैं। तो जयत्रपाल को भी हल्का सा याद रखिएगा। उसके बाद महीपाल, फिर विषमपाल, फिर जनहू, फिर जनपाल या विजयनपाल। उसके बाद जो आते हैं यशोराज। यशोराज के संबंध में ना हमको थोड़ी ज्यादा जानकारी प्राप्त होती है अभिलेख से, जैसे कि उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी, उनके सूत्रधार धरणीधर, उनके जो महामात्य होते हैं ठाकुर जो है, उनका उल्लेख प्राप्त होता है। इसलिए यशोद राज को भी आप यहाँ पे हल्का सा दिमाग में याद रखिएगा। उसके बाद आ जाते हैं कन्नड़ देव या वल्लभ भदेव, ठीक है, इनको चंदन भी कहा गया है। उसके बाद आते हैं लक्ष्मी वर्मा, ठीक है, लक्ष्मी वर्मा। लक्ष्मी वर्मा के बाद दिख रहा है आपको, लक्ष्मी वर्मा के बाद खड़ग देव, खड़ग देव के बाद भुवनैकमल, फिर अर्जुन, फिर भीम, फिर भोज। फिर भोज का पुनः कोई पुत्र नहीं होता है, तो यही लक्ष्मी वर्मा के पुत्र के पुत्र के पुत्र होते हैं लक्ष्मण देव, और ये अगले शासक बनते हैं। लक्ष्मण देव के बाद आते हैं रामचंद्र देव। तो कुल मिला के आपको 24 शासकों का उल्लेख यहाँ पे प्राप्त हुआ आपके मड़वा महल अभिलेख में। याद कौन कौन सा रखना है? अहिराज संस्थापक, गोपाल देव छठवें शासक, हल्का सा जयत्रपाल रख लीजिए, ये भाई थे। यशोराज, क्योंकि इनकी रानी, इनके और प्रशासनिक अधिकारियों का उल्लेख मिलता है, इसलिए यशोराज को याद रख लिए। और उसके बाद लक्ष्मण देव, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आ जाएंगे आपके रामचंद्र देव, 24वें क्रम के राजा होंगे। उसके बाद इस वंश के अंतिम शासक जिनका उल्लेख मड़वा महल से नहीं मिलता, वो हो जाएंगे आपके मोनिंग देव। तो अब एक एक करके सभी राजाओं को देखते हैं। पहले हो गए आपके अहिराज, हमने देख लिया जो संस्थापक थे। अब छठवें क्रम के शासक देखेंगे गोपाल देव। तो जैसा कि मड़वा महल से हमको जानकारी प्राप्त हुई है कि ये छठवें क्रम के राजा थे, ठीक है। उसके बाद ये जो कलचूरी, जो रतनपुर शाखा के कलचूरी शासक थे, ये देख रहे हैं आप पृथ्वीदेव, ठीक है। पृथ्वीदेव की अधिसत्ता को स्वीकार कर लेंगे आपके गोपाल देव। इसी कारण जो फणी नागवंश है, इसको कलचूरियों का मंडलाधिपति कहा गया है। हालांकि यहाँ पे अधिसत्ता स्वीकार कर लेंगे, फिर भी थोड़ा ना संघर्ष चलता रहेगा। अधिसत्ता पूर्ण रूपेण अगर स्वीकार करते हैं तो वो जाजल देव प्रथम के काल में पूर्ण रूपेण स्वीकार करते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछता है एग्जाम में कि किस शासक ने या किस शासक के शासनकाल में अधिसत्ता स्वीकार की, तो गोपाल देव ने पृथ्वी देव प्रथम के काल में कलचूरियों की अधिसत्ता स्वीकार की थी। इसीलिए आपके फणी नागवंशियों को कलचूरियों का मंडलाधिपति कहा जाता है। अब गोपाल देव का हमको एक अभिलेख प्राप्त होता है, पुजारी पाल अभिलेख। कहाँ से प्राप्त होता है? रायगढ़ से। इसमें क्या क्या लिखा है? मुख्य रूप से इसमें गोपाल द्वारा देवी की स्तुति, देवी की विभिन्न रूपों में, कई रूपों में देवी की स्तुति, देवी की आराधना, पूजा का इसमें पूरा पूरा उल्लेख प्राप्त होता है। ओके, अब ये जो आपका जो पुजारी पाल अभिलेख है, इसमें जिस गोपाल देव का उल्लेख है, वो यही फणी नागवंश के थे या नहीं थे, इसके संबंध में आपका मतभेद चलता है। उसको हल्का सा ब्रीफली देख लेते हैं। हालांकि सिर्फ आप यही याद रखिए कि पुजारी पाल अभिलेख फिलहाल अगर एग्जाम में पूछेगा तो वो गोपाल देव का था, ये याद रखिए। किस वंश के थे ये कम संभवतः नहीं पूछेगा। मैं आपको फटाफट बताता हूं। जैसे कि ये पुजारी पाल अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है? आपका रायगढ़ से प्राप्त हुआ है आपका, ठीक है। जो पुजारी पाल केवटिन मंदिर है, जो कि बोर्रा हासनी लोटा हासनी देवी का है, तो वही बोर्रा हासनी मंदिर के परिसर में एक गोपाल देव मंदिर मिलता है। उसी गोपाल देव मंदिर में आपका ये पूरा अभिलेख प्राप्त हुआ है। ये अभिलेख आपका एक तो संस्कृत भाषा में है, और लिपि क्या है? देवनागरी है, और खास ध्यान रखिए कि तिथि विहीन है। लगभग अनुमान लगता है कि ये जो अभिलेख है ये 11वीं शताब्दी का था। इसकी पहली बार खोज किसने की थी? भंडारकर और कजिन्स ने की थी। राय बहादुर हीरालाल ने इसका विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया अपनी किताब इंस्क्रिप्शंस इन सेंट्रल प्रोविंस एंड ब्रार में, इसका उल्लेख किया। उसके बाद बालचंद्र जैन जी ने इसका अध्ययन किया और बताया कि गोपाल करके एक वो है जो इस अभिलेख का मुख्य नायक है। वो इस अभिलेख में
देवी के विभिन्न रूपों की पूजा कर रहा है। ओके, ये हो गया। अब इसके मत देखिए, एक्चुअल में क्या था, देखिए बहुत डिटेल में जानबूझ के नहीं पढ़ाना चाह रहा हूँ, ये कंफ्यूज आवश्यकता नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक्चुअल में 11वीं सेंचुरी में 3 गोपाल देव मिलते हैं। एक तो ये जो अभिलेख में है ये गोपाल देव हो गए, दूसरे आपके फणी नागवंश के हो गए, तीसरे जाजल्य देव द्वितीय के टाइम पे भी एक गोपाल देव थे जो कि मांडलिक थे। इस अभिलेख में जो गोपाल देव है वो स्वयं को मांडलिक कहा है, ठीक है। इसलिए अनुमान लगाते हैं कुछ आपके पुरातत्ववेत्ता जैसे कि भंडारकर, राय बहादुर, हीरालाल, धानुलाल श्रीवास्तव, विष्णु सिंह ठाकुर, ये मानते हैं कि ये जो अभिलेख है पुजारी पाल वाला जो रायगढ़ से प्राप्त हुआ है, ये वही गोपाल देव है जो कि फणी नागवंश का है। लेकिन वीवी मिराशी, संतलाल कटारे, बालचंद्र जैन, ऋषिराज पांडे जो हैं, ये अलग अलग व्यक्ति मानते हैं दोनों को, ठीक है। तो कुल मिला के अगर आपसे पूछे कि पुजारी पाल का अभिलेख किसका है, तो गोपाल देव का तो है, ये तो पक्की बात है। लेकिन वो गोपाल देव फणी नागवंश के हैं कि नहीं है, इस बात में श्योरिटी नहीं है। इस अभिलेख में गोपाल देव स्वयं को मांडलिक कहते हैं और देवी के विभिन्न रूपों की वो पूजा कर रहे हैं। ये आपका कुल मिला के मोटा मोटी इस अभिलेख में बताया गया है। अब वापस लौटते हैं कि गोपाल देव ने और क्या निर्माण कराया था। गोपाल देव ने प्रसिद्ध आपके कवर्धा का प्रसिद्ध भोरम देव मंदिर का निर्माण कराया था। अब इस भोरम देव मंदिर के बारे में हम विस्तार पूर्वक देखते हैं। भोरम देव मंदिर पहली बात कहाँ स्थित है, आपका कवर्धा या कबीरधाम जिले में स्थित है। इसका निर्माण किसने कराया था, इसका निर्माण हुआ था गोपाल देव के शासन काल में। भोरम देव मंदिर का कबीरधाम के भोरम देव मंदिर का निर्माण कराया था और इस निर्माण कार्य में सहयोग किया था लक्ष्मण देव राय। कई बार एग्जाम में लक्ष्मण देव राय को भी आंसर लिया हुआ है, तो जैसा ऑप्शन रहेगा, जैसा क्वेश्चन रहेगा, उस तरह से आप अपना विकल्प का चयन करेंगे। गोपाल देव के शासनकाल में भोरम देव मंदिर का निर्माण हुआ था जिसमें सहयोग किया था लक्ष्मण देव राय ने। कब हुआ था निर्माण, तो 1089 ईस्वी में 11वीं शताब्दी में। याद रखिएगा, डेट एग्जाम में पूछा हुआ है। 1089 ईस्वी 11वीं शताब्दी में भोरम देव मंदिर का निर्माण गोपाल देव के शासनकाल में हुआ था और सहयोग किया था लक्ष्मण देव राय ने। कहां पर स्थित है, छपरी में स्थित है, चौरा ग्राम है और कबीरधाम जिला है आपका। ये हो गया। किस कला शैली में है, हम लगभग देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में अधिकांश जितने भी मंदिर मिले हैं हमको वो नागर शैली में ही मिलेंगे हमको। तो ये भी भोरम देव का जो मंदिर है नागर शैली में है। नागर शैली को ही चंदेल शैली कहते हैं। क्यों कहा जाता है, क्योंकि चंदेल शासकों ने नागर शैली में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण कराया, जैसे खजुराहो में कंदरिया महादेव इत्यादि, इसलिए नागर शैली को आपका चंदेल शैली भी कहे जाते हैं। नागर शैली क्या होती है मैं कई बारी आप लोगों को बता चुका हूं, एक बार फिर से हल्का सा देख लीजिए अगर देखना चाहते हैं तो। नागर शैली में क्या होता है, मुख्य रूप से ये उत्तर भारत मध्य भारत में प्रचलित है। नागर शैली आपकी पर्वत श्रृंगनुमा शैली होती है। कैसी होती है, पर्वत श्रृंगनुमा। ये पर्वत श्रृंगनुमा होगी। एक चबूतरे पे बने होते हैं मंदिर, परिक्रमा पथ होता है पूरा, गर्भगृह होता है, आपका शिखर होता है, आपका आमलक, कलश, ध्वज इत्यादि होता है, ये मंडप होते हैं इत्यादि होते हैं। जो आपका पंचायतन शैली है वो नागर शैली का ही एक भाग है। ये इसी नागर शैली में, चंदेल शैली में आपका भोरम देव मंदिर बना है। और कौन कौन सी शैली होती है, द्रविड़ शैली है, ये पिरामिड नुमा होता है आपका, ठीक है। इसमें यहाँ पे आपको स्तूपिका मिलेगी, विमान मिलेगा, एक आपको वो मिलेगा पूरा पूरा क्या कहते हैं स्तंभ मिलेगा, आपको दीप स्तंभ मिलेगा, इसमें आपको तोरण द्वार मिलेगा। ये आपका मुख्य रूप से दक्षिण भारत में मिलेगा और दोनों की मिश्रित शैली को बोलते हैं वेसर शैली। तो ये आपकी मंदिर निर्माण की मुख्य रूप से 3 कला शैली आपको भारत में दिखाई पड़ती है। छत्तीसगढ़ में आपके अधिकांश मंदिर वो चंदेल नागर शैली में बने हुए दिखाई पड़ते हैं। भोरम देव मंदिर भी आपका चंदेल नागर शैली में निर्मित है। चूंकि ये मंदिर किस से समानता रखता है,
जो आपके खजुराहो में जो मंदिर हैं, आपकी यूनेस्को संरक्षित स्मारक है खजुराहो, वहां पे खजुराहो के मंदिरों से ये समानता रखता है, इसलिए भोरम देव को छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा गया है। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसको कहा गया है? भोरम देव मंदिर को। कई बारी पचासों बारी पूछा हुआ क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का खजुराहो भोरम देव, छत्तीसगढ़ का खजुराहो भोरम देव, इसी तरह से याद रखो। ओके, इस मंदिर के आराध्य देव कौन से हैं? तो हमने देखा था आपका फणी नागवंश शैव धर्म का उपासक है, तो शिव जी को ही ये समर्पित है। जो आसपास के गोंड आदिवासी थे वो भगवान शंकर को ही भोरम देव के रूप में ही पूजते हैं, और वही शंकर देव का शिव जी का ये मंदिर है आपका। ये हो गया। अब इसको आपके भोरम देव मंदिर को छत्तीसगढ़ का कला तीर्थ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? अपने आप में बड़ा विशेष मंदिर है, एकमात्र ऐसा मंदिर है जो जहां यहाँ पे आपको इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स दिखते हैं। ये ना पूरा पूरा आपका एक तो देवी देवताओं को समर्पित है, और साथ ही साथ ये जीवन की पूरी एक चक्र को, पूरी शैली को अपने आप में समेकित किया हुआ है। यहाँ की दीवारों पे आपको आप काम सूत्र से प्रेरित आपको पूरी काम क्रीड़ारत बहुत सारी मूर्तियों का चित्रण मिलेगा। पहली बार सुनने में बड़ा फूहल या आपको कामोत्तेजक लग रहा होगा, लेकिन अगर आप अलग दृष्टिकोण से देखोगे तो एक तरह से पूरा पूरा देखते हैं ना, एक सेक्स एजुकेशन होता है। तो ये गढ़ था आपका, जहाँ पे आप ये चीज समझ सकते हैं कि ये चीजें किस तरह से होती हैं। प्राचीन काल में ये टैबू नहीं था। इनको सीखिए, समझिए, एक धर्म और आपकी इन चीजों का एक पूरा पूरा एक यहाँ पे एक मिश्रण, एक दोनों का समावेश आपका सम्मिलित दिखता है कि हाँ भाई कैसे दोनों का संयोजन हो रहा है, कैसे जीवन के ये दोनों पार्ट हैं। तो यहाँ पे आपको काम सूत्र से प्रेरित आपको काम क्रीड़ारत मूर्तियां दिखाई पड़ेंगी। साथ ही साथ इसकी दीवारों पे बहुत सारे देवी देवताओं, नृत्य करत आपकी नर्तकों को, नर्तकियों की भी मूर्ति यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगी। इसी सब कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम से इस मंदिर को छत्तीसगढ़ का कला तीर्थ कहा गया है। और यही सही सभी जो गुण हैं ये आपके खजुराहों के मंदिरों में भी दिखाई पड़ते हैं, इसलिए भोरम देव के मंदिर को छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा गया है। ये हो गया आपका कंप्लीट आपका गोपाल देव। अगले शासक देखते हैं हम, रामचंद्र देव। रामचंद्र देव मड़वा महल अभिलेख को जारी किए थे, और मड़वा महल अभिलेख के अनुसार आपके 24वें क्रम के शासक हुए फणी नागवंश के, है ना। इनका विवाह किससे हुआ था? इनका विवाह हुआ था कलचूरी राजकुमारी अंबिका देवी। ये देख रहे हैं आप, ये अंबिका देवी है, कलचूरी राजकुमारी, और ये आपके रामचंद्र देव हैं फड़ी नागवंश के। इनका विवाह हुआ था। इनका विवाह के उपलक्ष्य में एक महल बनाया गया था जिसको मड़वा महल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट में ऐसा लग रहा है कि मड़वा महल में ही इनकी शादी हुई थी, लेकिन जो फैक्ट प्राप्त हुए हैं उनसे पता चलता है कि एक्चुअल में मड़वा महल जो है उसका निर्माण कराया गया था अंबिका देवी द्वारा। ओके, तो ऐसा मान सकते हैं आप कि जिस क्षेत्र में इनकी शादी हुई होगी वहीं पे मड़वा महल बनवाया गया होगा रामचंद्र देव के शासनकाल में उनकी रानी कलचूरी राजकुमारी अंबिका देवी द्वारा। मड़वा मड़वा नाम कैसे पड़ा? तो छत्तीसगढ़ी में जो शादी का मंडप होता है उसको मड़वा कहते हैं, है ना। इसी कारण इस मंदिर का नाम पड़ गया आपका मड़वा महल। दूसरा रामचंद्र देव के शासनकाल में निर्माण कार्य दिखेगा आपको छेरकी महल। पहला हो गया मड़वा महल। एक एक करके दोनों को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आराम आराम से सारे पॉइंट कवर करेंगे, पैनिक नहीं करना है, बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है। ठीक है, चलिए ये देखिए आपका मड़वा महल राइट साइड पे दिख रहा है ना। ये हो गया आपका मड़वा महल। मड़वा महल का निर्माण किसने कराया था? मड़वा महल का निर्माण कराया था कलचूरी वंश की राजकुमारी जिसका विवाह रामचंद्र देव से हुआ था, उन्होंने निर्माण कराया था। किसके शासनकाल में हुआ था? तो रामचंद्र देव के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ था। कब हुआ था? तो 1349 में इसका निर्माण हुआ था, 14वीं शताब्दी में। छपरी
चौराग्राम कबीरधाम जिले में, कवर्धा जिले में ये मंदिर आपका मड़वा महल स्थित है। भोरमदेव से थोड़ा करीब 1.5 किलोमीटर दूर में ही ये मंदिर स्थित है आपका। ओके, किस कला शैली में है? फिर से वही कला शैली आपकी नागर चंदेल शैली, शिव जी को समर्पित है। शिव जी को यहाँ पे दुल्हा देव के रूप में, चूंकि यहाँ पे शादी हो रही है तो दुल्हा देव के रूप में शिव जी को पूजा जाता है। शिव जी को समर्पित है, दुल्हा देव के रूप में उनको पूजा जाता है। एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये जो मड़वा महल है, इसके जो वास्तुकार थे वो थे महादेव। ठीक है, ध्यान रखिएगा, म से मड़वा, मड़वा समर्पित किसको है? शंकर देव, शंकर भगवान को, शिव जी को, शिव जी को ही महादेव बोलते हैं। वास्तुकार कौन हुए? आपके महादेव। ये हो गया। उसके बाद मंडप जो है मंदिर के सामने, ये जो पूरा पूरा मंडप बना हुआ है आपका, ये 16 खंभों पे टिका हुआ है। देख रहे हो, पिक्चर में दिख रहा है आपका 1 2 3 4, तो यही 4 के क्रम में चलेगा, तो 4x4 16 खंभों में, है ना। 4x4 16 पिलर्स पे ये पूरा मंडप आपका टिका हुआ है। गर्भगृह में शंकर जी की मूर्ति है, और वैसे ही जैसे भोरम देव में जो चारों तरफ दीवारों पे चित्रों का अंकन है, देवी देवताओं और आपकी कामसूत्र से प्रेरित काम क्रीड़ारत मूर्तियों का चित्रण है, वैसे ही आपको यहाँ पे ही मिलेगा। इसी मड़वा महल के प्रांगण में ही आपको 2 अभिलेख प्राप्त होंगे। दोनों का कालखंड अलग अलग है, लेकिन 2 अभिलेख प्राप्त होंगे, मड़वा महल अभिलेख और दूसरा सती स्तंभ अभिलेख। मड़वा महल अभिलेख ये आपका 1349 का ही मिलेगा, ठीक है, जो कि रामचंद्र देव के शासनकाल का है। ये जो सती स्तंभ अभिलेख है ये 1407 का, 1407 का है, तो रामचंद्र देव के बाद का टाइम का है। पर ये 2 अभिलेख हमको मड़वा महल से प्राप्त होंगे। इन अभिलेखों में क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या है, ध्यान से हम देखेंगे। मड़वा महल अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत बड़ा अभिलेख है, बहुत विस्तृत अभिलेख है। ये जो बैकग्राउंड में देख रहे हैं आप, ये मड़वा महल अभिलेख का ही, पिक्चर में उतना क्लियर नहीं दिख रहा है, ये मड़वा महल अभिलेख ही है, पूरा इतना बड़ा। किस भाषा में है आपका? संस्कृत भाषा में है और देवनागरी लिपि में है। उत्कीर्ण किसने करवाया था? रामचंद्र देव जी ने इसको उत्कीर्ण कराया था। कब? 1349 ईस्वी में, 14वीं शताब्दी में मड़वा महल के अंतर्गत ये मिला है। ठीक है, सर्वप्रथम इसको उल्लेख किसने किया? अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसका सर्वप्रथम उल्लेख किया। उसके बाद इसका पूरा व्यापक विवरण प्रस्तुत किया राय बहादुर हीरालाल में। किस लिपि में है? तो देवनागरी लिपि में है, संस्कृत भाषा में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। इसके रचनाकार थे विट्ठल। विट्ठल इसके रचनाकार थे। इस पूरे अभिलेख के 86 श्लोक में इनके रचनाकार विट्ठल का उल्लेख है। इसी में ही आपके मड़वा महल के वास्तुकार का भी उल्लेख है। वास्तुकार कौन थे? महादेव। और इसके उत्कीर्णकर्ता का भी उल्लेख है, लेकिन उत्कीर्णकर्ता का नाम जो है वो मिट चुका है, पढ़ा नहीं जा सक रहा है। ओके, तो इस अभिलेख के रचनाकार जिन्होंने रचना की, उसके बाद किसी ने पत्थर पे ठोक ठोक के उसको उत्कीर्ण किया, तो रचना की विट्ठल ने, उत्कीर्णकर्ता का नाम हमको नहीं पता। इसी में ही आपके मड़वा महल अभिलेख के, मड़वा महल मंदिर के आपके वास्तुकार महादेव का भी हमको नाम प्राप्त होता है। इस मड़वा महल अभिलेख में क्या क्या चीजें मिलती हैं हमको, क्या क्या इसमें उल्लेख मिलता है? तो पूरा, पहली बात तो आपका फणी नाग वंश की पूरी वंशावली मिलती है, जिसमें अहिराज से लेके रामचंद्र देव तक 24 शासकों का उल्लेख मिलेगा। फिर कुछ ग्राम दान का भी उल्लेख मिलेगा, एक ब्राह्मण महेश को ग्राम दान करेंगे। जो रामचंद्र देव की रानियां हैं और उनके कुछ पुत्रों के नाम का उल्लेख मिलेगा। साथ ही साथ कुछ प्रशासनिक व्यवस्था और अधिकारी का भी उल्लेख मिलेगा। जैसे हमने देखा था ना, जो 24 राजाओं में यशोराज थे, उनकी पत्नी का उल्लेख, उनके महामात्य का उल्लेख, महामात्य ठाकुर मालतू, और उनके आपके सूत्रधार धरणीधर, ठीक है, वो सब का उल्लेख मिला है। तो कुल मिला के आपको इस अभिलेख में पूरी फणी नाग वंश की वंशा मिलेगी, ग्रामदान, उनकी रानियों और कुछ प्रशासनिक अधिकारियों का आपको मड़वा महल अभिलेख से उल्लेख प्राप्त होता है।
उनकी रानियों का नाम हल्का सा देखना है तो देख लो, बाकी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे ग्रामदान महेश, जैसे ब्राह्मण महेश को कुंभीपुर नामक ग्रामदान दिया था। उनकी रानी शुभंबिका, धन्यंबिका, रामंबिका, भिलाम्बा, पद्मा, नागवंश की एक रानी का उल्लेख मिलता है, किंतु उनका नाम मिट चुका है, पढ़ा नहीं जा पा रहा है। और वाचंबा ने एक मंदिर दान दिया था। तो ये उनकी रानियों का उल्लेख मिलता है मड़वा महल अभिलेख में। ये हो गया। अब देखेंगे हम आपका नेक्स्ट हो गया आपका सती स्तंभ लेख। ये जो सती स्तंभ लेख है इसमें भी 7 लाइनें मिलेंगी, ये भी संस्कृत में है आपकी। और ये रामचंद्र देव के शासनकाल की नहीं है, ये उसके बाद के पीरियड की हैं। ये 1407 के पीरियड की आपकी ये अभिलेख है आपका। और ये अभी भी आपका जो मड़वा महल है उसके प्रांगण में ये अभी भी ये अभिलेख वहीं रखा हुआ है। तो ये 1407 का अभिलेख है, इसको सती स्तंभ लेख कहते हैं। क्यों कहते हैं देखते हैं। इसमें से उल्लेख क्या क्या प्राप्त होता है हमको। इसमें से फणी नागवंश के 2 और शासकों का उल्लेख प्राप्त होता है, जो कि मड़वा महल अभिलेख से हमको प्राप्त नहीं हुआ है। 2 राजा कौन कौन से, सरदा और सतीम नामक 2 फणी नागवंशी शासकों का उल्लेख प्राप्त होता है इस आपके सती स्तंभ लेख से। उसके बाद एक मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अपने पितृकुल या अपने पति के कुल के उद्धार के लिए, अपने पिता या अपने पति के कुल के उद्धार के लिए राउत घाघम, एक राउत थे घाघम, उनकी पुत्री सहगमन या तो सती होने का चूंकि इस अभिलेख में प्रमाण प्राप्त होता है, उल्लेख प्राप्त होता है, इसलिए इस अभिलेख को आपका सती स्तंभ लेख कहते हैं। छत्तीसगढ़ में सती के जो प्रमाणित तरीके से साक्ष्य बोलोगे तो एक तो ये हो गया। उसके बाद हम देखे थे कलचूरी काल में क्या देखे थे, जो लक्ष्मण साय की 20 पत्नियां सती हो गई थी, वही 20 दुआरिया तालाब। फिर जो जाजल्य देव द्वितीय के जो सेनापति थे अल्हड़ देव, उनकी पत्नियां सती हुई थी। फिर बाद में जाके मराठा काल में बिंबाजी भोसले की पत्नी उमाबाई सती होंगी। तो ये 3-4 आपको सती के प्रमाण प्राप्त होंगे, उनमें से ये एक आपका मेन हो गया। तो याद रखिएगा सती स्तंभ लेख कहां से प्राप्त हुआ है, आपका आपके मड़वा महल कबीरधाम से प्राप्त हुआ है। मेन यही ध्यान रखना है आपको। और ये क्या उसमें राउत घाघम की पुत्री सहगमन सती होने का उल्लेख प्राप्त होता है। ये हो गया आपका सती स्तंभ लेख। ये रामचंद्र देव द्वारा जारी नहीं किया गया था, किसके द्वारा जारी किया गया था ये उल्लेख इस अभिलेख में प्राप्त नहीं होता है। अब देखेंगे हम छेरकी महल। रामचंद्र देव ने ही इस छेरकी महल या छेरकी मंदिर का निर्माण कराया था। फिर से वही आपका कबीरधाम चौराग्राम में स्थित है। कबीरधाम जिला चौराग्राम में भगवान शिव को ही समर्पित है। इस मंदिर को छेरकी मंदिर या छेरकी महल क्यों कहा जाता है, चूंकि इस मंदिर से छेरकी, छत्तीसगढ़ में बकरी को क्या कहते हैं यार, छेरी कहते हैं ना। तो इस मंदिर में अंदर जाओगे तो आज भी बकरी की गंध आती है, इसलिए इस मंदिर को छेरकी महल कहा जाता है। इसका निर्माण किसने कराया था, रामचंद्र देव ने कराया था। आपके मड़वा महल या तो फिर आपके भोरम देव के मंदिर से किस प्रकार ये मंदिर भिन्न है, तो दोनों मंदिरों को आप देखोगे, मड़वा महल और भोरम देव, वो लाल पत्थरों से बना था, ये ईंटों से बना हुआ मंदिर है। इसकी वर्तमान में इसकी रिपेयरिंग की गई है, इसलिए आपको इतना इंटैक्ट दिख रहा है। तो ये हो गया आपका छेरकी महल। चलिए आगे देखते हैं। अगला शासक आ जाएंगे और इस फणी नागवंश के अंतिम शासक आएंगे मोनिंग देव। मोनिंग देव आपके फणी नागवंश के अंतिम शासक होंगे। इसकी जानकारी कहाँ से मिलेगी, तो जो रायपुर शाखा के जो शासक थे रामचंद्र देव, जिन्होंने आपका रायपुर नगर भी बसाया था, तो उन्हीं के खल्लारी अभिलेख से हमको जानकारी प्राप्त होती है कि रामचंद्र देव ने, ये रामचंद्र देव हैं आपके, उसने मोनिंग देव को पराजित किया और इस प्रकार आपका फणी नागवंश समाप्त होता है। ठीक है, चलिए फणी नागवंश समाप्त होता है। एक और फैक्ट आता है यार कवर्धा, इसको हालांकि वो फणी नागवंश से संबंधित नहीं है, लेकिन चूंकि कवर्धा जिले में है इसलिए इसको यहीं पे इसको समेट के रैप अप कर देते हैं। वो क्या है आपका कवर्धा महल। कवर्धा महल आपके कवर्धा जिले में है। सिंपल सी बात है, कब बना था,
तो ये बना था आपका 1936 से लेके 1939 के बीच में इस महल का निर्माण हुआ था। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत आएगा। चूंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं सब कुछ कवर्धा का, तो इसको यहीं पे रैप अप मारते हैं। ठीक है। निर्माण किसने कराया था? महाराजा धर्मराज जी ने। महाराजा धर्मराज सिंह ने इसका निर्माण कराया था। यही इसकी डिजाइन बनाए थे, यही इसके वास्तुकार, यही इसके आर्किटेक्ट थे। महाराज धर्मराज सिंह ने 1936 से 39 के बीच में कवर्धा महल का निर्माण कराया। हो गया। कवर्धा महल पूरे पूरे देखा जाए आपका, तो इसका जो एंट्री गेट है, ये आपका मेन एंट्री गेट है, इसको कहा जाता है हाथी दरवाजा। दरवाजा हम लोग कई बार पढ़े हैं, है ना। जैसे कि रत्नदेव प्रथम का जो गज किला था, उसमें भी दरवाजे थे आपके। गज किला, हाथी दरवाजा, कंफ्यूज नहीं होना है यार, जानबूझ के यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। गज किला का निर्माण कराया था कलचुरी वंश के शासक रत्नदेव प्रथम ने। और उसमें कौन कौन से प्रवेश द्वार थे? सिंह द्वार थे, फिर गणेश द्वार था, फिर भैरव द्वार था, सेमर द्वार था। वैसे ही आपके पृथ्वीदेव भी बनवाएंगे। जो आपका लाफागढ़ का किला है, वहां पे आपको सिंह द्वार, मेनका द्वार, हुंकार द्वार मिलेगा। कवर्धा के किले में आपको हाथी दरवाजा मिलेगा, हाथी द्वार मिलेगा। ये हो गया। ये जो कवर्धा का फोर्ट है आपका, महल है आपका, ये 11 एकड़ में फैला हुआ है। इसके निर्माण के टाइम पे इटालियन मार्बल मंगाए गए थे। उसके बाद कुछ बहुत आपके मकराना मार्बल्स का भी यूज किया गया है। और जो ये गुंबद देख रहे हैं ना, प्राचीन टाइम पे जब ये बना था, तो इस गुंबद के भीतरी भाग पर सोने चांदी से नक्काशी की गई थी। बाद में ब्रिटिशर्स फिर आए, वही सब लूट खसोट के ले गए वाला बात है। तो बहुत भव्य आपका महल हुआ करता था। आज भी स्थित है, लेकिन आज अपनी उस मतलब वैभव में, उस वैभवशाली या उस तरह से उतना भव्य उस तरीके से नहीं है। अपना कुछ हद तक अपना वैभव खो चुका है। वर्तमान में अतिथि गृह के रूप में यूज होता है, और कुछ पोर्शन में आपका एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक कुछ ऑफिस ऑफिस लगता है। तो ये हो गया आपका कवर्धा महल। फड़ी नागवंश यहाँ पे समाप्त होता है। होपफुली आप लोग सारा लेक्चर देख रहे होंगे। ठीक लग रहा है तो कुछ उस पर कुछ आप अपना कमेंट दीजिए, कुछ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और कुछ बुरा लग रहा है कुछ, या कुछ आपको लग रहा है कि ये चीज़ें छूट रही है, यहाँ पे ये चीज़ें की जा सकती हैं, तो वो भी बताइए। ये हो गया आपका। इसके बाद हम देखेंगे इसके एमसीक्यू। एमसीक्यू बहुत सारे हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी अब एमसीक्यू ले लीजिएगा। यहाँ पे हालांकि आपको एमसीक्यू आपको मैं स्क्रीनशॉट चाहे तो आप ले लीजिएगा, फिर एमसीक्यू हम फर्दर डिस्कस कर लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ये आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा आपको। इनको लेक्चर देखने के बाद एमसीक्यू जरूर लगाना यार, इससे आपका जितना जो पढ़ा हुआ है ना, वो पूरा पक्का हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब एमसीक्यू लेक्चर में मिलते हैं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।